अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ने वाले हेमोप्टेसिस के बारे में। और हेमोप्टेसिस होता है कफिंग अप ऑफ ब्लड और ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम फ्रॉम द लंग्स और एयरवेज। सो इट इज़ कॉल्ड हेमोप्टेसिस। हेमोप्टेसिस इज कफिंग अप ऑफ ब्लड irrespective of the amount is an alarming symptom and patient nearly always seek medical advice. Care should be taken to establish that it is true hemostasis or not hematemesis or gum or nose bleeding. So hemoptymesis and must always be assumed to have a serious cause until some things जो हम आगे explain करेंगे is excluded. सो हेमोप्टेसिस के अगर साइन और सिम्टम की बात करें, इट इज़ कफिंग अप ऑफ ब्लड। कोई भी इंसान जो है वो उसको कफ अगर कफ के साथ उसके स्पूटम के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो ये एक बहुत ही डेंजर जो है साइन है। चेस्ट पेन लेके आएगा कि उसको चेस्ट पेन और टाइटनेस हो रही है, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, या फिर उसको एनीमिया देखने को आ रहा है कि वो एनीमिक हो रहा है, वीकनेस हो रही है, फटीग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ब्लड लॉस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये इसके हो गए साइन एंड सिम्टम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो इसके कॉजेज़ होते हैं, ये निमोनिया के अंदर भी हेमोप्टेसिस देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी, ब्रोंकाइटिस के अंदर भी, लंग कैंसर के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। अगर हम इसके कॉजेज़ को एक अलग अलग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लासीफाई करें तो आप देखोगे अगर कहीं भी ब्रोंकस में कोई मसला होता है, यानी कि ब्रोंकियल डिसीज़ आप कहें, क्या उसके अंदर कैंसर है, ब्रोंकेक्टेसिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल एडिनोमा है, या कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई है, तो ये पूरे के पूरे कॉज हो गए ब्रोंकियल डिसीज़ के अंदर। अगर हम सिर्फ लंग्स की बात करें कि लंग्स के अंदर कोई चीज़ है, तो सबसे पहला ध्यान जाता है कि मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ट्यूबरक्लोसिस आपके केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज है इसके अंदर। अगर हेमोप्टेसिस पर से अगर हम बात करें तो आप सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बहुत सारे हमने पेशेंट ओपीडी में देखे जो कि आ रहे थे हेमोप्टेसिस के साथ में। तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हम पेरेन्काइमल डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ट्यूबरक्लोसिस है और वो भी लंग पेरेन्काइमा। सो पेरेन्काइमल डिसीज़ के अंदर ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है। सपरेटिव निमोनिया अगर हो, किसी को पस फॉर्मेशन हो गया लंग्स के अंदर, तो ये है सपरेटिव निमोनिया। अगर कोई किसी को पैरासाइट्स है, ये बहुत रेयर होता है कि पैरासाइट्स की वजह से, जैसे हमें फ्लूक हाइड्रेटेड डिसीज़ जो होती है उसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें ब्लड में होती हैं, फिर लंग्स में आती हैं, फिर उसके बाद इनकी वजह से हेमोप्टेसिस होता है, तो ये एक कंडीशन है, लेकिन मोस्ट कॉमन इज ट्यूबरक्लोसिस। देन लंग एब्सेस किसी को हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हेमोप्टेसिस होता है। ट्रॉमा, जाहिर सी बात है, कोई गिर गया हो उसकी वजह से, एक्टिनोमाइकोसिस, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी वजह से होता है। तो माइसिटोमा, ये सब रेयर कंडीशन है, बट मोस्ट कॉमन जो पेरेन्काइमल डिसीज़ के अंदर है विच इज़ ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। देन हम आते हैं लंग वेस्कुलर डिसीज़ के अंदर। तो वेस्कुलर डिसीज़ के अंदर आप देखोगे पल्मोनरी इन्फाक्शन की, ये एक आप ज़्यादा कॉमनली नहीं है, लेकिन लंग वेस्कुलर डिसीज़ के अंदर आता है गुड पास्चर सिंड्रोम, पॉलीअर्थ आर्टेराइटिस नोड्यूसा, इडियोपैथिक पल्मोनरी हीमोसाइड्रोसिस, ये सारी चीज़ें डेविडसन के अंदर आपको इसके कॉजेज़ मिलेंगे। एंड अगर हम सीवीएस की बात करें तो अगर किसी को एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है फेलियर है, या किसी को माइट्रल स्टीनोसिस है, तो आपको पता है कि अगर माइट्रल स्टीनोसिस होती है, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की बात कर रहे हैं, और वो पीछे क्या होता है जब माइट्रल में स्टीनोसिस होती है, माइट्रल कस के अंदर अगर स्टीनोसिस होती है तो बैकफ्लो होता है एओर्टा के अंदर, आपका एट्रियम के अंदर, एट्रियम से आपको पता है पल्मोनरी वेन लेके आती है, और पल्मोनरी वेन अल्टीमेटली कहाँ जाती है, लंग्स में। तो जब ये प्रेशर बिल्ट होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, हेमोप्टेसिस की कंडीशन पैदा होगी। तो ये कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ के अंदर आता है। तो ये भी एक कॉमन चीज़, कॉमन तो नहीं है लेकिन ये भी एक कंडीशन है जिसमें आप देख सकते हैं पेशेंट को। एओर्टिक एन्यूरिज्म में भी होता है लेकिन इट इज़ अ रेयर कंडीशन। तो आप बात करते हैं
आपकी एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर होता है ना किसी को, तो ये बहुत सारे पेशेंट ऐसी कंप्लेन लेके आ सकते हैं। तो ये कॉमन है। अगर हम CVS की बात करें तो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में इट इज़ कॉमन, और लंग पैरेन्काइमल डिसीज़ में ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉमन। और अगर ब्रोंकियल डिसीज़ की बात करें तो कैंसर, ब्रोंकिक्टेसिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर हेमोप्टेसिस इज कॉमन। देन हम आते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स पर। तो ल्यूकेमिया, अगर ल्यूकेमिया कोई भी आपको मतलब डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो ले रहा है उसको ये देखने को मिल सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिसीज़ में ये हो रहा है? तो अगर हम क्लिनिकली देखें, अगर हम पूछेंगे कि आपको कितने बहुत सारे एपिसोड्स हो रहे हैं हेमोप्टेसिस के, तो जो कि अनएक्सप्लेन्ड हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि इसको ब्रोंकियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हिस्ट्री है रिपीटेड स्मॉल हेमोप्टेसिस की और ब्लड जो है स्ट्रीकिंग ऑफ स्पूटम आ रहा है, तो ये लंग कैंसर की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है ऑफ रिपीटेड स्मॉल हेमोप्टेसिस की। और अगर आपको जाहिर सी बात है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आपको जाहिर सी बात है कि वही उसके सिम्टम होंगे, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, सजेस्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अगर न्यूमोकोकल है निमोनिया, तो इसके अंदर याद रखो रस्टी कलर्ड स्प्यूटम। डेविडसन में भी यही लाइन लिखी है कि न्यूमोकोकल निमोनिया के अंदर आपका ये रस्टी कलर, थोड़ा सा जैसे रस्टी कलर होता है ना जिसमें जंग हो जाती है, वैसा कलर का स्पूटम आएगा, बट कैन कॉज फ्रैंक हिमोप्टेसिस। ठीक है, तो एज कैन ऑल सेपरेटिव जो निमोनिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग लंग एब्सिस, तो उसमें भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस में ये भी पूछ सकते हैं कि आपको हिस्ट्री रही है क्या पहले आपकी हिस्ट्री प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस की, तो उससे भी, या निमोनिया की, तो अर्ली फेज में, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है। और फाइनली पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी एक कंडीशन है जिसके अंदर आपका हेमोप्टेसिस देखने को मिल सकता है। तो अच्छा, एक कलर और क्वांटिटी पे और बात कर लेते हैं। सो जैसे बताया कि ब्राइट रेड कलर की जो होती है कि कोई एक्यूट कंडीशन चल रही है, फ्रेश ब्लीडिंग है और एयरवेज और लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। डार्क कलर की यानी कि कोई क्रोनिक कंडीशन है जो कि लंग्स के अंदर है, तो वो ओल्डर ब्लीडिंग को बताती है। रेड या डार्क रेड कलर की, ब्राउन जो कलर की है, रस्टी कलर की या फिर बहुत ज़्यादा ब्राउनिश है, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन को बताती है और कोई भी पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस की कंडीशन बताती है। बहुत ज़्यादा मैसिव हेमोप्टेसिस हो रहा है, यानी कि एक्सपेक्टोरेशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग, जो ब्लड है वो एक्सपेक्टोरेट हो रहा है, यानी कि 200 से 600 ml इन 24 आवर्स के अंदर 200 से 600 ml अगर हो रहा है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। अगर मॉडरेट हिमोप्टेसिस हो रही है, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लड, तो ये इंडिकेटिव है कि सिग्निफिकेंट अंडरलाइंग कंडीशन बताती है कि ब्रोंकिक्टेसिस मोस्ट मतलब सजेस्ट करती है, और लंग कैंसर अगर मॉडरेट है, और अगर माइल्ड है तो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बात करें प्रिवेंशन की कि कैसे प्रिवेंट हो, तो जाहिर सी बात है कोई स्मोक करता है, कोई जाहिर सी लंग कैंसर कैसे होता है, स्मोकिंग से। तो आप बोलोगे कि आपको क्विट करना पड़ेगा स्मोकिंग, नहीं तो आपकी जो ये चीज़ आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। देन आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए उनको बताना पड़ेगा कि आप आइए, आप चेकअप करवाइए, तो इससे कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन चल रही होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। और पोल्यूशन से दूर रखने के लिए कहेंगे, उसको लाइफस्टाइल्स के बारे में बताएंगे कि जो भी रिस्क को है आप रिड्यूस करिए, आप जो है एल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों को आप ना बंद करिए। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आप पता है कि डिपेंड की कौन सी उसको ब्रोंकाइटिस, अगर उसको टीबी है तो टीबी का पूरा जो है ट्रीटमेंट चलता है। पल्मोनरी अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट चलता है। अगर ब्रोंकाइटिस है तो आपको पता है कि उसको अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर आप ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कोई, तो सर्जरी से उसकी नेसेसिटी हो जाती है टू ट्रीट। अगर उसको कोई भी एनीमिया है, यानी कि कोई जो मैंने कहा कि कोई भी उसको एनीमिया वगैरह है, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कि क्या इसका अंडरलाइंग कॉज है, तो आप उसकी साइन सिम्टम, उसके कैसे कलर की क्वांटिटी और इन्वेस्टिगेशन
जो आगे हम बताएंगे। सो ट्रीटमेंट उसके डिपेंड करता है कि उसको क्या अंडरलाइंग डिसीज़ है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप करवाएंगे उसका चेस्ट एक्सरे। जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे उसके अंदर कि कोई भी उसको कोई भी ऐसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई ट्यूमर अगर कुछ दिखता है तो कोई ऐसा सजेस्टिव तो नहीं है। सीटी करवाएंगे अगर कोई उसको सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए कुछ भी इसका ट्यूमर वगैरह जो है वो तो नहीं, कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रही। ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे उसको पूरा अंदर से देखने के लिए कि कोई कहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो वो चीज़ देखने के लिए स्पूटम टेस्ट करवाएंगे उसका कि कितनी क्वांटिटी में ये आ रहा है, किस कलर का है, क्या है, तो पूरा इसका करवाएंगे। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोई एनीमिया तो नहीं है उसको, कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, ल्यूकेमियाज तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो लेना बहुत ज़रूरी है कि उसको कोई प्रीवियस इलनेस तो नहीं थी, ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा था कोई या उसके सिम्टम्स पूछिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितने अमाउंट के साथ ये चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ें देखनी है। फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है उसका, इवेल्युएट करना है कोई कंडीशन उसकी लंग्स के अंदर तो नहीं चल रही। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो आपको पता ही है, चेस्ट एक्सरे, जो CBC, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब तो करना ही है। CT से और अच्छे से कंफर्म हो जाता है। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्प्यूटम एनालिसिस, ब्रोंकोस्कोपी देखना है कि कहाँ से सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है, कहीं जो है आपकी ईसोफेजियल वेरिसेस से भी तो नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। CT एंजियोग्राफी से कंफर्म हो सकता है कि उसके कोई भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ ब्लीडिंग कहाँ से है, तो वो इवेल्युएट कर सकते हैं। CT से हम जो है देख सकते हैं, डिटेल इमेज दे सकते हैं ऑफ लंग, पैरेन्काइमा, एयरवेज एंड मीडियास्टिनम के अंदर। ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। और फिर कोई भी एडिशनल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कोई कार्डियक इवेल्युएशन के लिए कि कार्डिक कॉस्ट तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि कहीं आपका ये स्टीनोसिस की वजह से तो नहीं हो रहा, माइट्रल स्टीनोसिस की वजह से तो नहीं हो रहा, वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें भी होती हैं। और इन्फेक्शियस डिसीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या फंगल इन्फेक्शन की वजह से। ऑल अबाउट हेमोप्टेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।